बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं कक्षा 9वीं का जो विज्ञान विषय का जो पेपर होना है 30 तारीख को, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो MP बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि प्रश्न बैंक से ही आपका प्रश्न पत्र डिजाइन किया जा रहा है और बन रहा है पूरा। तो आप लोगों को प्रश्न बैंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ, इनको आप लोग पढ़ लें। पर उनके अलावा कुछ और प्रश्न हैं जो कि मैंने आप लोगों को निकाले हैं, आपके लिए बनाए हुए हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो वीडियो है ब्लूप्रिंट के हिसाब से, ब्लूप्रिंट तो आपको मालूम है कैसा ब्लूप्रिंट है, इसके हिसाब से आपका पूरा पेपर डिजाइन किया जाएगा। सबसे पहले अध्याय 1 की बारी आती है। इसमें देखिए सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनको आप लोगों को जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बेसिकली पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बच्चों? ठोस, द्रव और गैस, 3 प्रकार की। 5 होती हैं, एक होती है आपकी ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद प्लाज्मा, और 5वीं होती बोस-आइंस्टीन। मगर आप लोगों को केवल और केवल 3 पढ़नी है, ठोस, द्रव और गैस। तो इसका उत्तर होगा 3। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो बच्चों ठोस क्या होते हैं, जैसे ये पेन एक ठोस का एग्जाम्पल है, तो इनके कण आपस में चिपके हुए हैं, तो इनके मध्य जो है न्यूनतम रिक्त स्थान होगा, तो इसका उत्तर होगा ठोस। खैर ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देख लेना है बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव और ये भी हैं, जैसे बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन ये होता है, आप लोगों को मालूम होगा इसका, आप कर लीजिएगा। ये उत्तर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है। फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं बच्चों? शुष्क बर्फ के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये याद कर लीजिएगा। फिर एक वाक्य के जो उत्तर है इसमें ये याद कर लीजिएगा, जल का क्वथनांक कितना होता है, मतलब किस ताप पे जल उबलने लगता है, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब इसके बाद आती है बारीक प्रश्नोत्तरों की। तो जैसे इसमें पहला प्रश्न ये है, गुप्त ऊष्मा किसे हुई कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है बच्चों? छुपी हुई ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम शुद्ध ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। मतलब क्या, नॉर्मल जो आपका टेम्परेचर होता है वायुमंडलीय दाब, उस पर 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, मतलब वो दाब जिसपे कोई जो ठोस है वो पिघल जाए, ठीक है, वही कहलाती है। उसको जितनी ऊष्मा लगेगी वो गुप्त ऊष्मा होगी। ये पूरा उत्तर है आपके सामने, इसको आप लोग देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। बात करते हैं और प्रश्न की। ये है जैसे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है बच्चों? अगर किसी ठोस पदार्थ को, जैसे मान लो की बात, हम किसी बर्फ को हम पिघलाएं, गर्म करें बर्फ को, तो बर्फ को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा बच्चों? वो बर्फ से पानी बनेगा, और गर्म करेंगे तो वो पानी से भाप बन जाएगा। तो पहले वो क्या था? ठोस था। ठोस के बाद वो कैसा हुआ? द्रव में बदला, और द्रव के बाद कैसा हो गया? गैस में बदल गया। मगर बच्चों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर गर्म करें तो वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। जैसे कपूर, कपूर को जब आप जलाओगे बच्चों तो वो जैसे ही, पहले तो ठोस रहता, पर जैसे ही जलाते तो वो सीधे गैस बन के उड़ जाता है। तो यही प्रक्रिया कहलाती बच्चों ऊर्ध्वपातन। क्या कि ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। बस इतना लिख देना, खत्म, ठीक है। और एक पदार्थ का उदाहरण, तो उदाहरण के लिए लिख देना आप कपूर, ये है उदाहरण। कपूर का ठोस अवस्था सीधे वाष्प अवस्था में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। निक्षेपण, तो निक्षेपण क्या होता है बच्चों? ये ऊर्ध्वपातन का उल्टा होता है। क्या, कोई वस्तु, देखें, निक्षेपण एक ऊष्मायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस सीधे ठोस बन जाती है। अगर गैस बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में कन्वर्ट हो जाए तो वो कहलाती निक्षेपण, ठीक है। ये निक्षेपण की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं करता मैं, आप लोगों को केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं। शुष्क बर्फ क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड पर जब दाब बढ़ाया जाता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम दबाएं तो उच्च दाब पर ये संपीड़ित होकर ठोस में बदल जाती है। उसको अगर दबाया जाए कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत तेज प्रेशर के साथ, तो क्या हो जाता है? वो ठोस में कन्वर्ट हो जाती। इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्य दाब पर रखा जाता है तो यह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है, इसलिए इसे शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। उदाहरण लिख लेना, ये प्रशीतलन के लिए, मतलब फ्रिज जो होता है ठंडक के लिए शुष्क बर्फ की तरह ही उपयोग की जाती है। ये देख लीजिएगा, ये पूरा उत्तर लिखा है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अध्याय 2 की बारी आती है। तो अध्याय 2 में जैसे कि ये पहला ऑब्जेक्टिव जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इसको तैयार कर लेना, विलियन की डेफिनेशन है ये, इसको जरूर देख लीजिएगा।
ठीक है। अब जैसे ये है वायु एक विलयन है, कैसा विलयन है, तो वायु गैस में गैस का, गैस में द्रव का, द्रव का गैस का, द्रव का हवा का, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा गैस में गैस का। बहुत सारी गैसें मिक्स होती हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्नोत्तरों की बारी आती है, तो ये प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिएगा, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्रोमेटोग्राफी, इसके अनुप्रयोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। जैसे ये वाला प्रश्न, धातु एवं अधातु में अंतर, इसको देख लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें ये तत्व और यौगिक में अंतर, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तत्व क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों एक तत्व की डेफिनेशन भी आ सकती है। तो तत्व देखिए, कागज है, कागज को जलाने पे क्या बनती है बच्चों, राख बनती। राख को जला करके कुछ बनाया जा सकता है, नहीं। तो राख जो हो गई वो सबसे सरल पदार्थ हो गई। तो तत्व क्या होते हैं बच्चों, तत्व, आप लोग परिभाषा नोट कर लें, मैं बोल रहा हूँ कि तत्व वे सरल पदार्थ होते हैं जिन्हें और अधिक सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, वो तत्व कहलाते। और यौगिक की परिभाषा भी लिखी हुई है, तो देखें तत्व यौगिक में अंतर आप लोगों को तैयार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप लोगों को देख लेना है ये यौगिक और मिश्रण की डेफिनेशन, इनको भी देख लीजिएगा, इनमें अंतर पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने मैं बता रहा हूँ इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो मिश्र धातु, मिक्स धातु, मिक्स यानी दो धातुओं को अगर एक साथ मिला दिया जाए, ये ऐसी धातुएं जिनको 2 या 3 धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है, उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण क्या है, पीतल। पीतल किससे बनता है बच्चों, जस्ते और तांबे से। पीतल किससे बनता है, जस्ते और तांबे के मिलने से पीतल का निर्माण होता है, ये मिश्र धातु की डेफिनेशन। अब ये प्रश्न भी आ सकता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को देखनी होगी कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना, ये रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बर्फ से जल का बनना, जल से बर्फ का बनना, ठीक है, और वाष्प का बनना, ये सारे। इनकी डेफिनेशन आप लोगों को देख लेनी है। यहाँ पे केवल उदाहरण दिए हुए हैं, आपको बुक में मिल जाएगी आपकी, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो इनकी परिभाषा जरूर तैयार कर लीजिएगा। परमाणु एवं अणु है अगला अध्याय। इसमें बच्चों 2 प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, इनको जरूर पढ़ लेना। एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, इसको देख लीजिएगा। इसे बच्चों रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत पूछा जाएगा ये, तो स्थिर अनुपात का नियम देख लीजिएगा। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे एक आध प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, इनके सूत्र आ सकते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, Na2O, ठीक है। यहाँ पे एक नमक का सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो नमक किसे कहते हैं, NaCl, इसको याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये नमक का सूत्र है, ये तैयार कर लीजिएगा। अध्याय 4 परमाणु संरचना की बारी आई, तो अध्याय 4 परमाणु संरचना में आप लोगों को जैसे ये प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये सब आप लोगों को याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। फिर इसके बाद यहाँ पे ये प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखी, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये पूरा उत्तर है आपके सामने, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब ये प्रश्न आया जैसे संयोजकता किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो इसका उत्तर आप लोग देख लें। ये लिखा संयोजकता, क्या होता है संयोजकता, किसी तत्व की संयोजकता उसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक अथवा अणुओं की रचना के दौरान उसकी संयोजन क्षमता होती है, ये है संयोजकता की डेफिनेशन, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा आप लोग। इसी के नीचे देखें समस्थानिक दिख रहा है आप लोगों को, समस्थानिक की परिभाषा, सम स्थान जिनके स्थान एक से हो, ठीक है, तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, ठीक है, और उनके द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। और अगर परमाणु संख्या अलग अलग है और द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या अलग अलग है और द्रव्यमान संख्या 1 है, तो वो संभारक कहलाती है। उदाहरण भी दिए हुए हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखें, आप ये समस्थानिक की परिभाषा, ये समस्थानिक की परिभाषा आ सकती है। अब एक प्रश्न ये बनता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम बताना है, तो बच्चों याद रखिएगा PDT, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। यह है प्रोटियम, यह है ड्यूटीरियम, यह है ट्रिटियम या ट्राइटियम, ये 3 नाम है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। और याद रखना क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37, और ये सूत्र याद करने हैं, मेनली आपको ये लिखना पड़ेगा, इसको जरूर तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। संभारक की परिभाषा, तो ये संभारक की डेफिनेशन भी देख लीजिएगा, उदाहरण देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब संभारकों के यहाँ समस्थानिकों के कुछ उपयोग हैं, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, इनको तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे है बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में बताना है।
क्या था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल? तो ये पूरा उसका उत्तर है आपके सामने, देख लें आप लोग और स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसको बहुत अच्छे से। इसके बाद इस अध्याय से कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नहीं बन रहे हैं। ये बन रहा है, देखिए संयोजकता तो मैंने आप लोगों को बता दिया। संयोजकता, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या की डेफिनेशन आप लोगों को देख लेनी है। इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समस्थानिक और समभारिक तत्वों में अंतर। तो देखो एक अंतर तो बच्चों आप लोगों को डेफिनेशन लिख देना है और एक उदाहरण लिख लेना है, तो ये बन जाएगा। बाकी ये लिखे हुए हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। अब समस्थानिक क्या है? इनके रासायनिक गुण समान होते हैं और इनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। इनकी प्रोटॉन संख्या समान होती, इनकी प्रोटॉन संख्या समान नहीं होती। बहुत अच्छे हैं, अंतर याद कर लीजिएगा। और आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर मिलते क्योंकि समस्थानिक है, और आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर मिलते। बहुत अच्छा अंतर है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग, तो ये आ गए अनुप्रयोग, इनको जरूर देख लीजिएगा। ये 2021 में भी पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। किन किन के उपयोग में होते हैं समस्थानिक के उपयोग? क्या आते हैं? घेंघा के इलाज में, कैंसर के उपचार में और परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा अध्याय 4। अब बारी आती है अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई। इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। पादप कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो पादप कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है बच्चों? सेल्यूलोज के द्वारा होता है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बात है तो उसमें है ये 3रा नंबर, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि समसूत्र, यहाँ से समसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक केंद्रक मुक्त कोशिका का नाभिक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका में विभाजित हो जाता है। यहाँ तक बस, क्या? जिसमें एक केंद्रक मुक्त कोशिका का नाभिक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका में विभाजित हो जाता है, ये समसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन क्या है? एक ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं की आधी रह जाती है। मतलब जब एक टूट के 2 में बन जाए तो वो हो जाता है समसूत्री, और जब 2 टूट के 1 में कन्वर्ट हो जाए तो अर्धसूत्री, ठीक है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो ये पूरा लिखा हुआ है, इनको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे बच्चों क्लोरोप्लास्ट के जो कार्य हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। क्लोरोप्लास्ट के क्या कार्य हैं? तो इसका क्या होता है? ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन को संश्लेषित करता है और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये 2 कार्य हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। अंतः द्रव्य जालिका के 3 कार्य, तो ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये अध्याय 5 तक के इंपॉर्टेंट हो गए। अब बारी आती है अध्याय 6 ऊतक। तो ऊतक में बच्चों यहाँ पे देखें, ये जो है आप लोगों का ये प्रश्न पूरा दिख रहा होगा आपको, रेखित, अरेखित और कार्डिक पेशी, इसमें ये अंतर ये जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इनको आपको तैयार करना है। इसके अलावा रेखित पेशी और अरेखित पेशी में चित्र भी पूछा जा सकता है, इनको आप लोगों को देख लेना है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का नामांकित चित्र, याद रखिएगा, इसी को तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, ठीक है। तो ये चित्र बना लीजिएगा और कम से कम आप लोगों को 5 नाम याद रखने हैं। तो बहुत अच्छा चित्र है, आसान चित्र है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ऊतक की डेफिनेशन देख लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे 6 अध्याय तक के इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद अगला वीडियो होगा जो 7 अध्याय से प्रश्नों के इंपॉर्टेंट आप लोगों को दे देगा, थोड़ी देर में आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।